हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार, करंट अफेयर्स प्रिंस कुमार श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आज की करंट अफेयर्स यानी दिनांक 26 मई 2024 के करंट अफेयर्स के साथ कल किसी कारणवश वीडियो बनाई गई थी और वीडियो डॉक्टरेट हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, लेकिन आज करंट अफेयर्स की वीडियो आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस मोटिवेशन के साथ कि तकदीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। यानी तस्वीर भी बदलती है और तकदीर भी बदलती है, बस हमें जरूरत है मेहनत करने की। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी जिंदगी भी एक दिन जरूर बदलेगी। तो बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सीने फर्स्ट प्राइज, ला सीने फर्स्ट प्राइज से किसे दिया गया? ठीक है, ला सीने ला सीने फर्स्ट प्राइज किसे दिया गया? ला सीने फर्स्ट प्राइज दिया गया, ला सीने फर्स्ट प्राइज किसे दिया गया? तो ये चिदानंद एस नाइक की फिल्म है, चिदानंद चिदानंद एस नाइक की फिल्म है। कौन सी फिल्म है? सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स वर sunflowers were the first ones to know, were the first ones to know। ये भारतीय मूल की फिल्म है, मैसूर के हैं ये। कहाँ के हैं? ये मैसूर के हैं। और ये जो फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, कन्नड़ लोक कथा पे आधारित है। किस पे आधारित है? कन्नड़ लोक कथा पे आधारित फिल्म है। कन्नड़ लोक कथा पे आधारित फिल्म है, जिसमें एक जो बूढ़ी औरत है मुर्गियां चुराती है, जिसकी सजा उसके बेटे को दी जाती है। किसको दी जाती है? उसके बेटों को दी जाती है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सीने फर्स्ट प्राइज किसे दिया गया? चिदानंद एस नाइक निर्देशित फिल्म है, मैसूर के हैं ये। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। इसी श्रेणी में जो ये तो पहला पुरस्कार मिला, फर्स्ट प्राइज, और इसी श्रेणी में ही थर्ड प्राइज यानी जो थर्ड नंबर पे था, यानी थर्ड नंबर पे जो प्राइज थी, वो थर्ड प्राइज जो था बनीहुड, एक मूवी थी बनीहुड। ये एनिमेटेड मूवी है जो कि मानसी माहेश्वरी के द्वारा निर्देशित है। किसके द्वारा? मानसी माहेश्वरी के द्वारा। ठीक है, मानसी माहेश्वरी के द्वारा निर्देशित है। ये मेरठ की रहने वाली है, यूपी की है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बनीहुड मानसी माहेश्वरी निर्देशित फिल्म है, जो कि एनिमेटेड फिल्म है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली है। किस जिले की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली है मानसी माहेश्वरी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली है कौन? मानसी माहेश्वरी। ये वन हिट मूवी है। कौन सी मूवी है? वन हिट मूवी। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार भारतीय फिल्मों ने जीता। ला सीने फर्स्ट प्राइज में पहली जो मूवी थी, जो मैसूर के हैं, चिदानंद एस नाइक, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। और तीसरी प्राइज यानी इसी श्रेणी में तीसरा पुरस्कार बनीहुड को दिया गया। मानसी माहेश्वरी निर्देशित फिल्म है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली है। कांस फिल्म फेस्टिवल ये 77वें नंबर का है। ये फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन के SRSD पद पर किसे नियुक्त किया गया? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के SRSD के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ भारतीय मूल भारत के कमल किशोर को। किसको? कमल किशोर को। किसे नियुक्त किया गया? कमल किशोर को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? कमल किशोर को नियुक्त किया गया। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के SRSD पद पर किसे नियुक्त किया गया? कमल किशोर को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये भारत के हैं, कमल किशोर जो भारत के हैं, इन्हें नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे कम उम्र में नेपाल की तरफ से एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन है? यानी भारतीय लड़की कौन है? तो कौन है? वो है काम्या कार्तिकेयन। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की आयु में नेपाल की तरफ से जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की है 16 वर्ष की अवस्था में। यह महाराष्ट्र की रहने वाली है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ठीक,
याद रखिएगा। किस जिले, किस राज्य से रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली है काम्या कार्तिकेयन। सबसे कम उम्र में नेपाल की तरफ से एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। सबसे कम उम्र में नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट की यानी एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। 16 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र की है ये रहने वाली। 16 वर्ष की अवस्था में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है। ठीक है। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर मीट 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये किस देश में हो रहा है? फिनलैंड में हो रहा है। किस देश में हो रहा है? वर्ल्ड एथलेट कॉन्टिनेंटल टूर मीट किस देश में हो रहा है? फिनलैंड। ठीक है। ये स्कैंडिनेवियाई कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है? हेलेंस्की। क्या है? हेलेंस्की। ठीक। फिनलैंड जिसकी राजधानी क्या है? हेलेंस्की। क्या है? हेलेंस्की। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर मीट 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? हेलेंस्की यानी फिनलैंड में हो रहा है। और इसमें तेजस सिरसे ने हर्डस रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जीता है। ठीक है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक। अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है। तेजस सिरसे ने हर्डस रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इम्पोर्टेंट तेजस सिरसे का नाम तो नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर मीट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में किया गया। अगला प्रश्न है, तीसरी बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? तो ये आप जानते हैं, कामी रीता शेरपा। ठीक। ये नेपाल की रहने वाली है और ये 30 बार चढ़ाई कर चुकी है। सबसे अधिक बार चढ़ाई कर चुकी हैं। सबसे अधिक बार चढ़ाई कर चुकी हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि सा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सा पुरस्कार ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है। सा पुरस्कार एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है सा पुरस्कार। और ये दिया गया भारतीय मूल के श्रीनिवास कुलकर्णी को। किसको दिया गया? श्रीनिवास कुलकर्णी को। जी हाँ दोस्तों, सा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वो है श्रीनिवास कुलकर्णी जी। इन्हें एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काम करने के लिए सम्मान दिया गया। इन्होंने मिली सेकेंड पल्सर पे काम किया है, सुपरनोवा पे काम किया है। ठीक है। तो श्रीनिवास कुलकर्णी जी को दिया गया है। यानी कहा जाता है कि अगर हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं, करत अभ्यास से जड़ मत हो जान, दसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। यानी इन्होंने लगातार प्रयास किया और अब एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत अधिक इन्होंने अपना नाम अर्जित कर लिया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे इन्होंने मिली सेकेंड पल्सर पे काम किया, सुपरनोवा पे काम किया। ठीक है। गामा रे विस्फोट पे काम किया है। तो इन सब क्षेत्रों में काम करने की वजह से सा पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया। ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएसए। जैसे जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन किस नदी किनारे है? वाशिंगटन पोटोमैक। किस नदी किनारे है? पोटोमैक। किस नदी किनारे है? पोटोमैक। ठीक। वाशिंगटन किस नदी किनारे है? पोटोमैक। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? थीम क्या है दोस्तों? आप बताइए थीम क्या है? थीम है मुझे कछुए पसंद हैं। मुझे कछुए पसंद हैं। मुझे कछुए पसंद हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? मुझे कछुए पसंद है। थीम क्या है? मुझे कछुए पसंद है। मुझे कछुए पसंद है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 126। कितनी है? 126वीं है। कितने देशों में से? 143 देशों में से। ठीक है। 143 देशों में से कितनी है? 126 है। ठीक। 126वीं रैंकिंग है 143 देशों में से। ठीक। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कब जारी किया गया? 20 मार्च को जारी किया गया। 20 मार्च 2024 को जारी किया गया। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया विश्व प्रसन्नता दिवस, और
इसे बनाने में कौन कौन से संस्थान ने काम किया? तो UNSDSN, फिर गैलप, फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और फिर ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर। ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, इन 4 संस्थाओं ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया और इस रिपोर्ट के तैयार करने के बाद भारत जो सबसे अधिक जो खुशहाली के बारे में आया, भारत की रैंकिंग के बारे में आया, 126वीं रैंक आई भारत की। कितनी आई? 126वीं रैंक। युवा लोग जो खुश हैं, युवाओं के मामले में युवाओं में 127वीं रैंक है। किस नंबर पे है? 127वें नंबर पे। युवाओं की श्रेणी में किस नंबर पे है? 127वें नंबर पे है। तो पहले स्थान पे कौन सी हैं? तो स्टार्टिंग के 3 कौन से हैं? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। फिर डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। और फिर कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। कोड क्या बन जाएगा? FDI। कोड क्या है? FDI। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलेंस्की, फिनलैंड जिसकी राजधानी क्या है? हेलेंस्की। डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और आइसलैंड जिसकी राजधानी क्या है? न्यूक। आइसलैंड जिसकी राजधानी क्या है? न्यूक। और सबसे अंतिम पे यानी लास्ट से कौन है? लास्ट पे कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान है। फिर कौन है? लेबनान है। कौन है? लेबनान। फिर कौन है? लेसेथो। कौन है? लेसेथो। कौन है? लेसेथो। ठीक। लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। सबसे नाखुश देश कौन सा है? अफगानिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? काबुल। 2020 में यहाँ पे तालिबान का नियंत्रण, 2020 में यहाँ पे तालिबान का नियंत्रण है। फिर लेबनान जिसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान जिसकी राजधानी क्या है? बेरूत। और लेसेथो जिसकी राजधानी है मासेरू। लेसेथो जिसकी राजधानी क्या है? मासेरू। ठीक। तो हमने देखा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126वीं। टोटल कितना है? अब इसे हम कोड के रूप में कैसे याद करेंगे? कोड कैसे याद करेंगे? कोड, तो कोड हम बनाते हैं। कोड बनाते हैं क्या? कि प्रसन्नता, फिर अफगान को भली, अफगान को भली 126/143। कोड क्या होगा? प्रसन्नता फिर अफगान को भली 126/143। ठीक है। प्रसन्नता फिर अफगान को भली यानी प्रसन्नता रिपोर्ट है। फिनलैंड यानी फी से, अफगानिस्तान सबसे अंतिम पे, फिनलैंड पहले पे है। 126वीं रैंक भारत के। टोटल कितने देश हैं? 143 देश हैं। ठीक। इस कोड को अगर याद रखेंगे तो आपका प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया? जारी किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल यानी विश्व मौसम संगठन के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व मौसम संगठन के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? संगठन द्वारा। विश्व मौसम संगठन के द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया? 23 मार्च को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 23 मार्च। तो 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। जी हाँ दोस्तों, विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। आज के करंट अफेयर्स हम लोगों ने कहा फिल्म फेस्टिवल के बारे में, लास्ट सीनेट फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किसे किया गया इसे देखा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन के बारे में देखा। सबसे कम उम्र नेपाल की तरफ से चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन है? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन है? शाह पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? इन सारे प्रश्नों को बारे में विस्तार से देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं कल फिर से एक बार नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मोटिवेशन के साथ जिंदगी की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। बस मेहनत करनी है, जिंदगी भी बदलेगी। ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को सुप्रभात, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कोड में सब कुछ
श्रृंखला के अंतर्गत जो हम लोगों ने शुरू किया है कोड के माध्यम से सबको सीखने का। किसी कारणवश कल आपको वीडियो नहीं उपलब्ध कराई जा सकी क्योंकि तकनीकी त्रुटि हो गई थी और वीडियो बनाए जाने के बाद वो करप्ट हो गई थी। तो दोस्तों, आज हमने भूगोल विषय के अंतर्गत चुना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। हमने चुना है भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, जिसमें आज के कोड में हमने सीखना है क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है और इसे कैसे हम एक कोड के माध्यम से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने हेडिंग डाल दी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, तो हम जानते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर सियाल, सीमा और निफे में बांटा गया है, जिसमें SI का मतलब होता है सिलिका, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम, Si का मतलब सिलिका, Ma का मतलब मैग्नीशियम, फिर निकेल और फेरस। ठीक, आपको पता होगा पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रासायनिक संगठन के आधार पर है, रासायनिक संरचना के आधार पर है। मुख्य हमारा जो प्रश्न बनता है वो बनता है किससे, जो आंतरिक संरचना है, अभिनव मत क्या है, नवीन मत क्या है। ठीक है, नवीन मत। ठीक, तो नवीन मत क्या है, नवीन मत को हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर के रूप में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, CORE, कोर। ठीक है, मेंटल क्रस्ट ना। तो क्रस्ट की जो मोटाई है 0 से 30 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। क्रस्ट की मोटाई कितनी मानी जाती है, 0 से 30 किलोमीटर। यानी ये मोटाई कहीं घट भी सकती है, कहीं बढ़ भी सकती है, यानी महासागरों पे कम हो सकती है, पहाड़ों या पर्वतों एरिया पे ये ज्यादा हो सकती है। किंतु औसत जो माना गया है वो 0 से 30 किलोमीटर माना गया है, 0 से 30 किलोमीटर माना गया है। फिर मेंटल जिसकी मोटाई मानी गई है 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। मेंटल जिसकी मोटाई कितनी मानी गई है, 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। और कोर यानी जो सबसे आंतरिक भाग है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक मानी गई है। कितनी मानी गई है, 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक क्या हुई है, मानी गई है। ठीक, अब क्या किया जाता है, जो हमारी जो ये विभाजन है आंतरिक, ये कैसे प्राप्त किया गया, तो भूकंपीय तरंगे जो हैं, कौन सी तरंगे, भूकंपीय तरंगे। जो भूकंपीय तरंगे आती हैं PSL, कौन सी, भूकंप के द्वारा जो PS और L 3 तरंग निकलती, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव को लव महोदय ने खोजा था, इसलिए इसका नाम लव वेव भी है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो ये जो वेव्स आती हैं, जो तरंगे आती हैं, भूकंपीय तरंगे, कौन सी तरंगे, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, इन्हीं के माध्यम से इसकी आंतरिक संरचना का विभाजन किया गया क्रस्ट मेंटल कोर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रस्ट को भी 2 भाग में, अभी पहले देखिए, पहले मेजर रूप से बांटा गया किसको, क्रस्ट मेंटल कोर में। अब इसको माइनर रूप में बांट रहे हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के रूप में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर। ठीक, तो ये तो सब आराम से आप देख सकते हैं ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि इनके बीच में जो जोड़ है, जो असंबद्धता है, यानी जो 2 परतें हैं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता है, जो जुड़ाव है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा नाम दिया गया। जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है उसके बीच की जो जुड़ाव है उसको क्या नाम दिया गया। जो लोअर अपर मेंटल है, लोअर मेंटल, उसको क्या नाम दिया गया, अपर मेंटल और अपर कोर और लोअर मेंटल को क्या नाम दिया गया जोड़ का ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो संबद्धता असंबद्धता, उसे कोनराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनराड असंबद्धता बोलते हैं। कौन सा असंबद्धता बोलते हैं, कोनराड असंबद्धता बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच, फिगर में जो चित्र में देख सकते हैं, कोनराड असंबद्धता। फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है मोहो असंबद्धता, इसे मोहो महोदय ने खोजा था, मोहो रोविजिक महोदय ने, इसीलिए इसका नाम मोहो असंबद्धता रखा गया है। फिर है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सा है, रेपेटी असंबद्धता है। कौन सी है, रेपेटी असंबद्धता है। और लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच कौन सी असंबद्धता आती है, गुटेनबर्ग आती है। लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता आती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता आती है। जबकि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी है, रेपेटी है। ठीक,
अपर कोर और लोअर कोर, अपर कोर और लोअर कोर के बीच कौन सी आती है? लेहमैन आती है। कौन सी आती है? लेहमैन आती है। जैसे दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो क्रस्ट के नीचे है 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जानते हैं 100 से 200 किलोमीटर का। ठीक है, निम्न गति की निम्न गति की मेखला है ये, निम्न गति की। यहाँ पे क्या होता है, जो भूकंपी तरंगे हैं इनकी वेग जो होता है बहुत तेजी से कम हो जाता है। भूकंपी तरंगों का वेग क्या होता है? कम हो जाता है। भूकंपी तरंगों का वेग कम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये फिगर आपको मिल जाएगा आपकी किताबों में ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हम कोड के माध्यम से इसे कैसे सीखेंगे? इंपॉर्टेंट क्या है, कोड के माध्यम से हम कैसे सीखेंगे? तो देखिए हम असंबद्धता को क्या पकड़ते हैं, ऐसे अगर एक फिगर बना लें, 1 2 3 4 5, कुल 5 असंबद्धताएं हैं ना। तो अगर लिख लें के, कोनराड का के, मोहो का यम, रेपटी का आर, ठीक, गुटेनबर्ग का जी और लेहमैन का एल ना। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? कमर गईल, ग इल पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे? कमर ग इल ल, कमर गईले, कमर गईले। ठीक है, कमर गईले। कोड क्या पकड़ोगे आप लोग? कोड, कोड क्या होगा आपका? कमर गईले। कैसे हो जाएगा? कैसे क्या हो जाएगा? कैसे क्या हो जाएगा? कोनराड। एम से हो जाएगा मोहो, आर से हो जाएगा रेपेटी, जी से हो जाएगा गुटेनबर्ग और एल से हो जाएगा लेहमैन। और क्या हो जाएगा? एल से लेहमैन। तो कोड हम लोग का क्या बना? कमर गईले। क्या बना? कमर गईले। अब हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर का जो घनत्व है, ऊपर का घनत्व क्या है? 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, कितना है पृथ्वी के ऊपरी परत का, अपर क्रस्ट में, यानी क्रस्ट में कितना है? 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे क्या है? 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? ये कोर है, कोर के भाग का जो डेंसिटी है, वो घनत्व है, वो कितना है? 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं, यानी क्रस्ट से मेंटल की ओर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है और ताप भी बढ़ता जाता है। ताप भी बढ़ता जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 32 मीटर की गहराई पे जाने पर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर अगर आप 32 मीटर की गहराई पे चले गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किंतु यह जो बढ़ने की गति है हमेशा समान नहीं है, यानी ये जो गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है वो एक समान रूप से नहीं बढ़ता है, बल्कि वो निरंतर घटते क्रम में बढ़ता है। यानी वो कम होगा, जैसे 32 मीटर पे बढ़ रहा है, फिर 1 डिग्री सेल्सियस और नीचे जाएंगे तो हो सकता है 100 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े, फिर और नीचे जाएंगे तो हो सकता है 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े ना। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे गहराई पे बढ़ने पर तापमान तो बढ़ता है, लेकिन ये घटती दर से बढ़ता है। किस दर से बढ़ता है? घटती दर से बढ़ता है। यानी गहराई पे जाने पर, ये याद रखिएगा, गहराई पर या गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर तापमान घटती दर से बढ़ता है। किस दर से बढ़ता है? घटती दर से बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। तापमान 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ता है, लेकिन तापमान गहराई पे जाने पर घटती दर से बढ़ता है। किस दर से बढ़ता है? घटती दर से बढ़ता है। और घनत्व भी घटती दर से बढ़ता है। घटती दर से घनत्व भी बढ़ता है। यानी गहराई पे जाने पर तापमान और घनत्व, तापमान और घनत्व दोनों एक समान रूप से नहीं घटता है, ये घटती दर से बढ़ता है। एक समान रूप से नहीं बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। ठीक, किससे बढ़ता है? घटती दर से बढ़ता है घनत्व, तापमान और घनत्व। अब ठीक है, क्रस्ट में अब एक प्रश्न और आता है कि क्रस्ट में यानी भूपर्पटी में, भूपर्पटी में, भूपर्पटी में, भूपर्पटी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? और पृथ्वी में
कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भूपर्पटी में अगर पूछेगा तो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। फिर दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। ठीक, और तीसरे नंबर पे क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम ना। तीसरे नंबर पे कौन सा है? एल्यूमिनियम है। किंतु जब पूरी पृथ्वी में पूछेगा, यानी क्रस्ट में पूछेगा या भूपर्पटी पर पूछेगा, भूपर्पटी पर यानी ऊपरी परत पे पूछेगा, भूपर्पटी पर पूछेगा, तो क्या बताएंगे? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और जब पूछेगा पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में जब पूछ लेगा, तो सबसे ज्यादा क्या है? आयरन है, यानी लोहा है। क्या है? आयरन। दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पे क्या है? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। ठीक, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्या देखा कि भूपर्पटी में कौन सा तत्व है, पृथ्वी में कौन सा तत्व है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो असंबद्धताएं हैं उसे कमर गैल कोड के नाम से जान रहे हैं। गहराई पे जाने पर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। किंतु गहराई में जाने पर ही तापमान और जो घनत्व है, तापमान और घनत्व याद रखिएगा, तापमान और घनत्व घटती दर से बढ़ता है। किस दर से बढ़ता है? घटती दर से बढ़ता है, ना कि एक समान रूप से बढ़ता है, ना कि एक समान रूप से बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक बार नए कोड के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।